नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक गैस लॉ के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आरएमएस स्पीड यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखा था, कैसे होता है, कितना होता है, क्यों होता है, वो सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा। और इसमें वही सारा चीज़ का इस्तेमाल होने वाला है, यूज़ करेंगे हम लोग आगे। इसके बाद हम लोग जो है वो अपना जो टॉपिक है सिलेबस है उसके तरफ मेनली बढ़ेंगे, जो है हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, या फिर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है मैक्सवेल का, उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले ये सारा चीज़ अगर छोटा छोटा चीज़ क्लियर हो जाए तो बीच में जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता है, इसीलिए हम लोग ये सारा चीज़ क्लियर कर रहे हैं। अगर याद नहीं भी हो तो लिखा हुआ रहेगा, एक जगह पे सब लाइन से रहता है, तो उसको ढूंढने में भी या फिर रिवीजन करने में भी टाइम नहीं लगता है। तो बेसिक लॉ है, छोटा छोटा सा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और बहुत आसान सा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है बॉयल्स लॉ। हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 11-12 में शायद है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारा चीज़। ठीक है, तो वो रिवीजन एक तरह से हो जाएगा आप लोगों का, अगर आप लोगों को याद हो या केमिस्ट्री ठीक से थोड़ा सा भी पढ़ा हो। वो सब सारा चीज़ केमिस्ट्री पार्ट 1 में ही है, शायद 2 में तो है ही नहीं, वो तो ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, देखिए, बॉयल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो होगा, ठीक है, प्रेशर जो गैस के तरफ से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, गैस के वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ठीक है, सारा कहानी तो सिर्फ हमारा ये इक्वेशन ही कह देता है, इतना जो आप लिखते हैं सारा कहानी अगर ये याद हो तो ये तो खुद से भी लिख सकते हैं। ये प्रेशर है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये कौन बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग देख कैसे सकते हैं, अगर आपको याद रखना हो तो बस यही कर देना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसे करके और टी यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो ये हो गया बॉयल्स लॉ, क्योंकि अगर इसी से याद हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो होता है, गैस के द्वारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, घटेगा बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोगों को बेसिक आइडिया है ही। तो इसको देखना कैसे है, तो हम लोगों को पता है, यहाँ तक तो हम लोग जो प्रेशर वाला इक्वेशन है उसको जो है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि वही सारा चीज़ चलने वाला है। ठीक है, वो इसीलिए करवाया गया है कि वो बार बार आते रहेगा, बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेगा, इसीलिए पहले उसको क्लियर करवा दिया गया है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस या फिर एन आइडियल गैस, वो वाला जो इक्वेशन था उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास प्रेशर का ही इक्वेशन लिखा गया है, P बराबर 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस। ये होता क्या है, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम हम लोगों ने लिख दिया, और ये V को हम लोग इधर लेके गए, तो पी वी इज इक्वल टू ये आ चुका है, जो था वही है, P बस V को इधर लेके गए, इतना आ चुका है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि ये एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जो V स्क्वायर आर एम एस होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे अगर ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर कांस्टेंट है, तो मास तो पहले से कांस्टेंट रहता है और 1/3 तो कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। यही तो ये कह रहा है, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो हम लोग को निकालना था। और यहाँ से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी लिखते हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये या फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग जब ये साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट का काम क्या करेगा, ये कांस्टेंट का काम हम लोगों का ये करेगा। ठीक है, कांस्टेंट का काम कौन करेगा, ये करेगा। समझ गए, ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। निकाल कैसे सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज बॉयल्स लॉ, सिंपल सा है। ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है, लॉ टी यानी लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, आप लोगों को लगभग सेम कुछ देखने को मिलता है। और इस तरह का जो प्रोसेस होगा, या फिर इसको आप आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल है, देखिए नाम में ही सब कुछ रहता है। आइसोथर्मल, थर्म जो लिखा हुआ है आइसोथर्मल, यानी जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर का बात किया जा रहा है। ठीक है, आइसोकोरिक का बात करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम का बात करेंगे, आइसो बारिक का बात करेंगे तो आइसोबैरिक का बात करेंगे तो वो कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो ये सारा बेसिक आइडिया होता है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, यही चीज़ है आइसोकोरिक वाला। तो वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें क्या रहता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सिंपल सा लॉ है, सेम उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, वही इक्वेशन लिखा गया है। और सिर्फ हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एम ए जो ले लिए हैं
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, आप लोगों को पता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया हुआ था। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे कंसीडर 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ ए गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ये मोलर मास आ जाता है, हम लोग को पता है m जो है वो होता है एक मॉलिक्यूल का मास और Na होता है एवोगाड्रो नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोलर मास आता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने किया हुआ है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर दिए, m इंटू Na लिख दिए, m के जगह पे क्या कर दिए, m इंटू Na लिख दिए। द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी या मीन काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमारे पास हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², ये लिखा हुआ ही काइनेटिक एनर्जी लिखा गया है, लेकिन मीन काइनेटिक एनर्जी लिखने का मतलब है यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, ये रूट मीन स्क्वायर लगा दिया गया है। तो मान लीजिए ये क्या काइनेटिक एनर्जी ही है, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², तो ये लिखा तो हाफ mv² ही लिख गया है, लेकिन v यहाँ पे क्या है, ये जो v² RMS है ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 3/2 kBT के, 3/2 kBT के। ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से वहाँ से आता है, आपको बस याद रखना है कि ये इतना होता है, 3/2 kBT होता है। kB जो है वो kB R/Na होता है, और kB क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, kB क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं है, यहाँ से ये जो है वो टू यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 या 6 हो गया, 6/2 हो जाएगा 3, तो 3 kBT हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है। तो सेम तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में हम लोग जो mv² RMS जो है वो ये जो निकाला हुआ है, इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, ये इसके साथ इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट टोटल के टोटल ये आ जाएगा। ठीक है, Na kBT, Na क्या है हमारे पास, एवोगाड्रो नंबर, और kB क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। P अगर कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है तो V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। P कांस्टेंट रखेंगे तो देखिए प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट हो गया, और ये तो पहले से कांस्टेंट है, तो V जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, और बाकी सारा जो वैल्यू है वो कांस्टेंट का जो है वो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम के बारे में, जो आइसोकोरिक है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कौन बोलता है, चार्ल्स लॉ बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो गेल-ल्यूसक लॉ है, और ये क्या बोलता है, तो ये सिंपल सा यही चीज़ है। देखिए सब में क्या है, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एक में प्रेशर कांस्टेंट, यही सारा चीज़ किया गया है। इसमें क्या किया है, वॉल्यूम कांस्टेंट किया गया है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। देखिए तीन ही चीज़ है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, सिंपल सा बात है। और बाकी जो दोनों चीज़ है उसमें भी आपको बस यही याद रखना है, यही तीनों का बस रिलेशन, अगर इक्वेशन याद है तो खुद से सारा कुछ आप जो है वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग वैसे ही उसी तरह से निकाल सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ दे देता है हम लोग को। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, देखिए प्रेशर को हम लोग बार में नापते हैं। ठीक है, इसीलिए आइसोबैरिक हो गया। अगर इसको नाम से याद रखना है तो आइसोकोरिक। ठीक है, जब भी आइसोकोरिक कहा गया यानी कि वहाँ पे वॉल्यूम का बात आ रहा है, आइसोबारिक कहा जा रहा है इसका मतलब वहाँ पे आ रहा है प्रेशर का बात, और आइसोकोरिक कहा जा रहा है तो वॉल्यूम का बात, और यहाँ जो आइसोथर्मल कहा जा रहा है तो टेम्परेचर का बात आ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट सेम है, उसी तरह सारा कुछ जो है यहाँ पे बस लिख दिया गया है। आप इसको जो है वो कंक्लूजन के रूप में भी ले सकते हैं, ये जो तीनों चीज़ लिखा गया है वो तीनों लॉ का जो है वो कंक्लूजन के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। आगे हम लोग के पास आता है एक एवोगाड्रो लॉ या फिर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ कहिए या फिर हाइपोथेसिस कहिए, दो बुक में अलग अलग जो है वो लिखा गया, लेकिन सेम ही चीज़ लिखा गया और कुछ अलग नहीं लिखा गया, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है दोनों एक ही चीज़। एवोगाड्रो लॉ क्या स्टेट करता है, स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें दोनों कांस्टेंट रखा जा रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जो एवोगाड्रो लॉ या हाइपोथेसिस है इसमें मोशन से कोई लेना देना नहीं है, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 2-3 तरह का अगर गैस है और दोनों और सबका वॉल्यूम सेम है तो सब में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, जितना भी आप गैस ले लें, 2-3 तरह का गैस ले लें और उसका सबका वॉल्यूम अगर सेम है, सेम वॉल्यूम का गैस लिया हुआ है 2-3 तरह का गैस, तो
वो कंटेन करेगा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा उसमें, यही चीज़ कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, दो गैस लिया है, ठीक है, दो गैस लिया है, गैस ए और गैस बी लिया हुआ है, जहाँ पे M1 जो है वो इसका जो गैस ए है उसके मास है, उसका मॉलिक्यूल्स का मास है, हर एक मॉलिक्यूल का मास, और बी में M2 और N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए है, और सॉरी N1 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए, और सेम उसी तरह N2 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी, ठीक है, दो गैस लिया हुआ है। तो और V² RMS तो आप लोगों को पता ही है क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो V1 जहाँ पे लगा दिए वो पहला गैस के लिए, और 2 लगा दिए तो वो दूसरा गैस के लिए, ठीक है, सिंपल है। तो ये इक्वेशन तो हम लोग को पहले से पता है, ये इक्वेशन जो प्रेशर निकाला गया था वहीं से लिया गया है। वो लिखा कैसे गया, अगर डिटेल देखना है तो प्रेशर वाला वीडियो देखिए, उसमें ज़्यादा डिटेल मिलेगा आपको। ये आया कैसे, मतलब जब हम लोग प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे तो हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग को ये मिल जाता है, हम लोग बार बार यही कर रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग को इतना मिल जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे PV इज इक्वल टू क्या आ चुका है, प्रेशर और PV इज इक्वल टू क्या आ चुका है हमारे पास, दोनों साइड देखिए PV और PV दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि ये और ये साइड भी बराबर होगा, ये और ये साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो गया, ठीक है। 1/3 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये इतना बचा, ठीक है, इतना बचा। आगे बढ़ते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोगों को पता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो मीन काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द बोथ गैस, दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, मीन काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो सेम रहता है, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूल्स का, दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स का सेम टेम्परेचर पे, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो हाफ mv² दोनों में लिखे, M1 V1 M2 V2, वो ए और बी दोनों गैस के लिए, अलग अलग गैस के लिए है। तो 1 गैस के लिए 1 लिखा गया, दूसरा गैस के लिए 2 लिखा गया, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो दोनों तरफ से हाफ हाफ कैंसिल कर देंगे तो ये इतना बचेगा, इतना बचेगा। तो अब इन दोनों को, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाएं, ठीक है, इसको और इसको दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, इन दोनों के इक्वेशन को हम लोग देखें, तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिल जाता है, N1, देखिए N1 बराबर M2 मिल जाएगा। देखिए सब चीज़ बराबर है, ठीक है, ये सब चीज़ बराबर हो रहा है, तो N1 बराबर N2 भी हो जाएगा। N1 बराबर कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा। यही चीज़ कहता है एवोगाड्रो लॉ या फिर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दोनों गैस का बराबर होगा। कब, जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, दोनों जो भी जितना भी गैस हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे 2 लिया है, आप 3 भी ले सकते हैं, तो दोनों का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, हमारे पास बराबर है, दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बराबर आ गया, ठीक है। यही चीज़ कह रहा है एवोगाड्रो लॉ या फिर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बेसिक गैस लॉ था जो आपको जानना जरूरी है, बाद में डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए यहाँ पे जो है वो आपको नोट करवा दिया गया है। 1-2 दिन बाद आपको टेलीग्राम पे भी भेज दिया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।